हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि आज अपना चैप्टर 4 चल रहा है। ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। इससे अपन ने पहले पार्ट 1 कर लिया था। मैंने आपको पूर्वलग्न और अनुलग्न याद करने के लिए दिया था। आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं इनको पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, आपको भी बर्डन ना लगे। ठीक है, तो अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बच्चों, आप लोग जब तक हमें लाइक नहीं करोगे, हमारे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से और अच्छे से, जितना अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हम आपकी क्लास ले पाएँ। ठीक है, तो आपको एक लाइक तो ज़रूर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वीडियो देख ली बस, कोई मतलब नहीं है। कम से कम गुरु दक्षिणा तो दो अपने गुरु को, तो एक लाइक तो ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, तो अपन ने पूर्वलग्न और अनुलग्न पढ़ा था। ये पूर्वलग्न और अनुलग्न मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, तो आपने याद कर लिए होंगे। और अब आज इससे आगे अपन IUPAC पद्धति के अनुसार नामकरण कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है अपना एल्केन का नामकरण। एल्केन क्या होता है मैंने पढ़ा दिया आगे। ठीक है, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, संतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। संतृप्त यौगिक वही होते हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सके, आसानी से तोड़ा जा सके, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। अब आता है अपना नामकरण। एल्केन का तो पता चल गया, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। और एक नंबर में पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अब आते हैं अपन नामकरण पे, है ना। नामकरण सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर समूह को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। देखो, जैसे मैं बोलूँ सबसे लंबी श्रृंखला CH3 CH2 CH2 ये Cl है ना, तो ये बाहर जो Cl ग्रुप लगा है ना, इसको बोलेंगे हम प्रतिस्थाई। और जो लंबी श्रृंखला 1 2 3 है ना, और यहाँ पे अगर CH2 लगाए तो लंबी श्रृंखला ये है, इसमें 3 कार्बन है। अगर नीचे 2 कार्बन हो तो अपन इधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और इस Cl को बोलेंगे प्रतिस्थापी ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। अब देखो, मैं यूँ बोलूँ Cl, यहाँ पे Cl CH2 CH2 CH, इधर आ जाएगा CH2 और Cl, है ना। तो इधर ये श्रृंखला है, 1 2 कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो ये क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है ना। इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। तो मैं किस साइड से इसकी नंबरिंग शुरू करूँगी? तो इधर से, क्योंकि इधर कार्बन की संख्या 3 है और इधर कार्बन की संख्या 2 है। तो ठीक है, तो समझ में आया, सबसे अधिक लंबाई वाली श्रृंखला की तरफ से अपन को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके पूर्वलग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे प्रतिस्थापी क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं ना, इनका नाम सबसे पहले जैसे 1,8 मेथ प्रोप ब्यूट है ना, तो मैं लिखूंगी 2 क्लोरो ब्यूट, है ना, ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे करना है। प्रतिस्थापियों का अंकन, प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। जैसे क्लोरो और ब्रोम में है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार C पहले आता है कि B पहले आता है? B पहले आता है, तो उसको कम अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरीन को ज़्यादा अंक दिए जाएंगे।
है ना। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक का नाम के मध्य आइफन का प्रयोग किया जाए। आइफन ये होता है ना, इसका प्रयोग करते हैं। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई स्थान, जब एक हो तो मोनो लिखेंगे, दो हो तो डाई लिखेंगे और तीन हो तो ट्राई लिखेंगे। ठीक है। अगर चार हो तो टेट्रा, है ना, पाँच हो तो पेंटा, छः हो तो हेक्सा, सात हो तो हेप्टा, एट हो तो ऑक्टा, 9 हो तो नोना और 10 हो तो डेका। ठीक है। तो ये अपन को याद करने हैं। जो मैंने पूर्वलग्न और अनुलग्न बताए वो भी याद करना है। ठीक है। अब आता है अपना कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। इसको एथिल क्यों बोलते हैं, इसमें एक कार्बन है इसलिए मेथ बोलते हैं, तो मेथिल। इसे 2 कार्बन है तो एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोप्रोपिल। ये हो गया मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटिल। इसको बोलते हैं क्लोरो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो और ब्रोमो। ये अपन को याद करना है। ठीक है। अब आता है अपना कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं, है ना। कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के जो संतृप्त यौगिक है ना, उनके कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो मेथेन होगा। इसका सूत्र क्या होता है, CH4। इसकी संरचना ये होती है। अगर 2 होगा तो एथेन होगा, C2H6। इसकी संरचना ये होती है। इनमें देखो, इनमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि संतृप्त है और संतृप्त में हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड नहीं आता है, क्योंकि ये एल्केन है। अगर एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, एल्केन है इसलिए सिंगल बॉन्ड आएगा। और संतृप्त, याद रखो, अगर संतृप्त यौगिक पूछा जाए ना तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और असंतृप्त यौगिक पूछे जाए ना तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। अगर संतृप्त यौगिक है तो संतृप्त से सिंगल, सर से सिंगल याद रखो कि संतृप्त है तो सिंगल बॉन्ड है, और असंतृप्त है तो डबल और ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, उसमें सिंगल नहीं रहेगा। ओके, देन आगे चलते। देखो 3 है तो प्रोपेन, C3H8, इसकी संरचना ये रहेगी। 4 है तो ब्यूटेन, C4H10। ठीक है। एल्किन का नामकरण, अब आता है अपना दूसरा। एल्केन का पढ़ लिया, अब आता है एल्किन का नामकरण कैसे करते हैं। अब एल्किन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका मतलब इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। आगे बात समझ में इतनी। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। देखो मैंने बताया था वो आगे ना लाइन, इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अतः सर्वाधिक छोटे एल्किन में कम से कम 2 कार्बन तो उपस्थिति रहेंगे, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 2 कार्बन की जरूरत होगी। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जिस अपन नामकरण करते समय जब अपन सबसे लंबी वाली श्रृंखला का चयन करते तो वो श्रृंखला क्या कहलाती है, मुख्य श्रृंखला कहलाती है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते जिस दिशा में द्विबंध को कम अंक दिए हों। अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार किए जाते हैं। अब उदाहरण देखो, 1, 2 एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब देखो इसमें ब्यूटीन आया तो 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन, इसमें 1 2 पे डबल बॉन्ड है 2 ब्यूटीन। अब देखो इसमें 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन क्या है, क्योंकि 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है और 2 पे डबल बॉन्ड है ना। तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, ऐसे इसका नामकरण करना है। अब आता है अपना एल्काइन का नामकरण। एल्केन पढ़ लिया, एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया और एल्काइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है एल्केन, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है एल्कीन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, तो अपना होता है एल्काइन का नामकरण। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है।
इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे 1 2 3, तो उसमें अपन को सबको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन में त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है। ठीक है, तो अब इनका नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण के नियम। नामकरण की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में त्रिबंध को कम अंक मिले हो। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर उनकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे डाई 2 है तो ड्राई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एथ प्लस आइन इथाइन, प्रोप मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसके लिए प्रोप लगाते हैं, और एल्काइन के लिए क्या लगाते हैं? आइन, तो प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 4 क्लोरो 4। देखो आयन शब्द कहाँ से पता पड़ रहा है कि अपन को आयन लगाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है। और एथ प्रोप कहाँ से आया? 2 कार्बन हो तो एथ आएगा, 3 कार्बन हो तो प्रोप आएगा। मैंने आगे बता दिया आपको, पूर्वलग्न और अनुलग्न में बता रखा है ये जो सब चीज़, तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी फॉर्मूले का नामांकन कर पाओगे। ठीक है, तो अगला है अपना सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रक्रियात्मक मतलब जो प्रक्रिया करता है, जैसे अपन ने Cl वगैरह देखा ना, वो वाले समूह की बात है। कार्बन यौगिकों की नाम प्रगति प्रक्रियात्मक समूह की पद्धति के आधार पर पूर्वलग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। ठीक है, आधारित होता है। नामकरण के नियम। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो कार्बन परमाणु की संख्या देखने की, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक है, फिर प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। अब देखो, प्रक्रियात्मक समूह को निम्न प्रकार कैसे समझा जाता है। जैसे सबसे पहले देते हैं हेलोजन। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह हेलोजन है तो यहाँ पूर्वलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगाते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोमीथेन है, ब्रोमो है तो ब्यूटेन के समेत एथ प्रो ब्यूट, तो ब्रोमो ब्यूटेन। एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए अनुलग्न OL लगाते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो मेथ एथ है ना, एथेनॉल, मेथ एथ प्रो ब्यूट, पेंट है ना, यहाँ पे CH2O है तो पेंटेनॉल। जहाँ भी OH समूह आ जाएगा वहाँ नॉल लगाएंगे। जहाँ भी ब्रोमो आ जाएगा, Br आ जाएगा तो ब्रोमो, Cl आ जाएगा तो क्लोरो है ना, और I आ जाएगा तो आयोडो। ठीक है, इतनी आई बात समझ में। देखो ये चैप्टर थोड़ा टफ है तो आप इसको अच्छे से देखना, एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखना। ठीक है, अब आता है अपना एल्डिहाइड। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO उपस्थित हो, यहाँ अनुलग्न OL लगाते हैं। जैसे CH3 तो एथेनॉल, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल है ना। ठीक है, वो याद कर लेना आप, अनुलग्न और पूर्वलग्न, वो बहुत काम की चीज़ है। बस इसमें तो कि अगर एल्डिहाइड आए तो O लगाना है, OH आ जाए तो नॉल लगाना है ना। अब आता है कीटोन। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह कीटोन उपस्थित हो तो यहाँ अनुलग्न ओन लगाते हैं, तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक अम्ल लगाते हैं, जैसे मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब आता है अपना दियाबंधित हाइड्रोकार्बन। यदि हाइड्रोकार्बन में दियाबंध उपस्थित हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन कहते हैं। इसमें अनुलग्न ईन लगाते हैं, जैसे मेथ एथ एथीन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटीन। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटीन लगा दिया अपन ने। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण तो हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो ओइक अम्ल लगाना है, कीटोन आए तो
ऑन लगाना है, एल्डिहाइड आए तो नेल लगाना है। अब आता है दहन। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर CO2 तथा अन्य हाइड्रोकार्बन CO2 और H2O बनाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2 और ऊष्मा एवं प्रकाश। अगला आता है अपना ऑक्सीकरण। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। तो CH3 CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा अम्लीकृत K2Cr2O7, तो क्या बनाएगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण अलग होता है, ऑक्सीकारक इसमें भी डिफरेंट पूछा जाता है कभी कभी। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला आता है तीसरा संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में सहायता करते हैं, लेकिन अभिक्रिया की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया अपन उसमें उत्प्रेरक डालेंगे ना, तो वो अभिक्रिया फास्ट होने लगेगी और कंप्लीट होने के बाद उत्प्रेरक अपने आप अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये अभिक्रिया की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है, ओके। निकल उत्प्रेरक का उपयोग आता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकल का उपयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करते हो, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला आता है अपना, ये पार्ट 3 है लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ, है ना। ये अपना पार्ट 3। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। जो अपन ने जो कार्बन यौगिक पढ़े हैं वो तो अलग है, ये कुछ अलग से दे रखे हैं आपकी बुक में, तो मैं आपको इनको भी करवा देती हूँ। अब आता है एथेनॉल, है ना। एथेनॉल अपन ने एथेनॉल पढ़ा था ना, ये CH2OH, यहाँ पे OH आ गया, इसे नॉल लगा दिया और यहाँ पे एक कार्बन इसलिए एथ लगा दिया, तो एथेनॉल, है ना। इसके भौतिक गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टी देखनी है अपन को, है ना। शुद्ध एथेनॉल एक रंगीन द्रव होता है, इसे अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक है, विलायक जो चीज़ों को घोले, जैसे वाटर है, वाटर में कुछ भी चीज़ डालो, आप शक्कर डालो, नमक डालो, घुल जाता है, तो क्या है, एक अच्छा विलायक है जो सब चीज़ों को घोल देता है ना। विलायक का मतलब वही होता है, इसलिए इसका उपयोग टीचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक एवं औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जाता है। इसका गलना 156 केल्विन, क्वथनांक 351 केल्विन होता है। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म देखो, इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म याद रखने हैं आपको, है ना। सबसे पहले आता है दहन। सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म क्या हो, दहन। एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर CO2 तथा H2O बनाता है। ये एथेनॉल है, C2H5OH, CO3CO2 मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 और H2O बनाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 होता है। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। CH3 CH2OH क्षारीय KMnO4 मिलकर क्या बनाता है, एथेनोइक अम्ल बनाता है। ये अपना है एथेनोइक अम्ल, इसके नीचे लिख लेना। एथेनोइक अम्ल से क्रिया, तीसरा है अपना एथेनोइक अम्ल से क्रिया, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो फर्स्ट पढ़ा अपने दहन, और सेकंड पढ़ा है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया, और थर्ड है अपना एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के
साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है, तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि किसकी उपस्थिति में ये क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट का जल प्रदान करते हैं। जल मतलब H2O प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक जो प्रोडक्ट अपन को मिलते हैं वो अपना एस्टर होता है। ठीक है, तो C2H5OH ये अपना एथेनॉल है। ये कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है? ये अपना एस्टर का निर्माण करता है और जल बनाता है। अगला आता है अपना सोडियम से क्रिया। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये सोडियम हो गया, ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। ये मिलके क्या बनाएगा? किसकी उपस्थिति में? ये वह सोडियम, यहाँ पे हीट होगा, हीट की उपस्थिति में सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करेगा। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण अपन ने पढ़ा था पहले, एथेनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब होगा अपना एथेनोइक अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित होता है। ठीक है, ओके। एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाला होता है। पहले तो अपन ने भौतिक गुणधर्म पढ़े, अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछे जाता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिर्फ 5 लाइनें लिखने में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एस्टरीकरण अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये अपना एथेनोइक अम्ल CH3 से अभिक्रिया करके CH2O अम्ल बनाएगा, एथेनोइक अम्ल, फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या? एस्टर बनाएगा। ये अपना एस्टर है। क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है। तीसरा आता है, ये सब याद करने हैं आपको, मतलब वीडियो को देखना, याद करना पड़ेगा। जब तक आप इसको समझोगे नहीं। साइंस होती क्या है? समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं होती। तो आप इनको समझो, अभिक्रिया को समझो, फिर देन करना। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना है कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, तो मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। अगला आता है अपना साबुन और अपमार्जक। अब साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं, ये अपन को पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक। साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है जिन्हें तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल या पामेटिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये स्टेरीन वसा है ना, ये क्या है? ये क्या है? पोटेशियम लवण है, सोडियम लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल बनाता है और ये साबुन का निर्माण होता है। ये अपना होता है सोडियम लवण। साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं तथा जल में अधिक विलय होते हैं। इसी कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने का साबुन बनाने के लिए पोटेशियम लवणों का उपयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है कि किसका? सोडियम का किया जाता है, पोटेशियम का किया जाता है। तो पोटेशियम लवणों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अधिक कोमल होते हैं।
अब आता है अपना अपमार्जक। अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते। ये मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं। बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। तो साबुन विहीन साबुन किसे कहते हैं? अपमार्जक को। ये ठोस, द्रव, पाउडर आदि सभी रूपों में उपस्थित होते हैं। अगला आता है अपना मिसेल। देखो मिसेल क्या होता है, ये अपन आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये मिसेल क्या होता है, अपन ने पीछे वाले क्लास में भी पढ़ा था इसको। साबुन जैसे सोडियम स्टेरेट में मिसेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट अणुओं का जल में आयनन होता है, मतलब जल में घुलना। तो ये सोडियम स्टेरेट आयन ये क्या होता है, वाटर में अपने आयन को तोड़ देता है। तो ये कैसे टूटता है? C17H35COO- प्लस Na+। आयनन से प्राप्त ऋणायनों को हम निम्न प्रकार लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये अपना हाइड्रोकार्बन भाग हो गया, ये ध्रुवीय भाग हो गया। और ये जो अपनी पूंछ होती है ना, वो जल विरोधी होती है। जो सिरा होता है वो जल स्नेही होता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग अर्थात C17H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग -COO- सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं का द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होकर मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको मान के चलूँ कि ये तो लिख लो कि आपको मिसेल का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये अपनी जो ये होती है ना, इसको बोलते हैं अपन पूंछ, और जो ये होता है अपना हेड होता है ये, ठीक है, हेड होता है। और ये अपनी टेल होती है, ठीक है। साबुनों की शोधन क्रिया। मिसेल के एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय कोड होता है। साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं कि स्टेरेट आयन का जल विरोधी भाग बूंदों के ऊपर अंदर होता है। जलदायी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। अतः स्टेरेट आयनों से गिरी हुई तेल की बूंदें जल में खींची जाती है और गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है, ठीक है। तो देखो ये अपने कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या ग्रीस लगा हुआ है। तो ये अपन उस पर क्या डालेंगे, स्टेरेट आयन या साबुन लगाएंगे। तो क्या होगा, हेड तो बाहर की तरफ होगा और टेल अंदर की तरफ होगी। ये टेल क्या होती है, ग्रीस की जो बूंदें होती है, तेल की बूंदें होती है, उसके चारों ओर कवर कर लेती हैं और उनको पानी में खींच लेती हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण ये अविक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण कि साबुन का गोल बादल जैसा दिखाई देता है। ये याद कर लेना। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर दे तो आपको एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू।